So today we are doing all the important board questions of data frame. Now what is data frame will be asked. So data frames is a two-dimensional data structure defined in pandas which consists of rows and columns. इसमें क्या क्या याद रखोगे? टू डायमेंशनल है जिसमें रोज एंड कॉलम्स है और ये पांडास के अंदर सीरीज डेटा फ्रेम पैनल तीनों डिफाइन किया गया है. डेटा फ्रेम स्टोर्स an ordered collection of columns that can store data of different types. तो इसमें heterogeneous data हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे नेम, एज, मार्क्स. तो अलग अलग डेटाज हम स्टोर कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम्स, इट हैज टू इंडाइसेस, टू एक्सिस, रो इंडेक्स एक्सिस 0, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, देखे होंगे, एक्सिस इक्वल्स टू 0, कॉलम इंडेक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 नोन एज कॉलम नेम. तो ये इसको लिख लो कि रो इंडेक्स जब हम लोग रो को एक्सेस करना होगा तो हम एक्सिस इक्वल्स टू 0 लेंगे जिसको कि हम इंडेक्स बोलते हैं, और कॉलम इंडेक्स में हम एक्सिस इक्वल्स टू 1 लेंगे जिसको कि हम कॉलम नेम बोलते हैं. Value in the data frame will be identifiable by the combination of row index and column index. जब खाली एक वैल्यू को पढ़ना है, जैसे मेरे को ये खाली 99 को पढ़ना है, तो मेरे को कैसे 99 मिलेगा? रो फर्स्ट रो है और कॉलम लास्ट कॉलम है, मीन्स 1 तुम्हारा 1 वाले रो में है और कॉलम मार्क्स वाला कॉलम है. तो दोनों रो और कॉलम को एक्सेस करके हम एक एक वैल्यू को उठाएंगे और पूरे टपल को, पूरे रोज को उठाने के लिए एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, पूरे कॉलम को उठाने के लिए एक्सिस इक्वल्स टू 1 और उसका कॉलम का नेम लिखेंगे. ठीक है. इंडाइसेस कैन बी ऑफ एनी टाइप. इंडेक्स में हम लोग जब बहुत सारे इंडेक्स डालते हैं, इंडाइसेस होता है. इंडाइसेस कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. हम 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट तो 0 1 2 3 4 डालता है और उसमें हम नाम भी लिख सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं. तो कोई भी डेटा टाइप का बना सकते हैं. तो इसको भी, ये सारे वन वर्ड आंसर्स के क्वेश्चंस है. ठीक है. अगर इसमें पूछा जाएगा कि इंडाइसेस के डेटा टाइप मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, और एनी टाइप के हो सकते हैं कि नहीं, तो उसमें लिखोगे ट्रू, क्योंकि इंडाइसेस में हम न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों डाल सकते हैं, तो उसमें ट्रू लिखोगे. ठीक है. कॉलम कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो ये ऑलरेडी हेट्रोजीनियस कर चुके हो कि डेटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस या फिर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स हम डाल सकते हैं. इसको भी अंडरलाइन कर लो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कॉलम्स कैन कंटेन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ऑफ डेटा फ्रेम. तो उसमें लिखोगे एक एक कॉलम में सेम टाइप का रहता है, लेकिन डेटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस अलग अलग डेटा टाइप्स रह सकते हैं. वैल्यू इज म्यूटेबल, साइज इज म्यूटेबल, ये इंपॉर्टेंट है. इसको भी लिख लो कि दोनों इसके साइज, मतलब कॉलम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, रो टपल या रो को रिकॉर्ड को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो साइज इज म्यूटेबल, वैल्यू इज म्यूटेबल. ठीक है. ये सारे वन वर्ड वाले क्वेश्चंस है, इसको अंडरलाइन करके रख दो. अगर वैल्यू इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल पूछेंगे तो म्यूटेबल लिखोगे, मतलब हम चेंज कर सकते हैं. साइज इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल में म्यूटेबल, साइज को भी हम बढ़ाना कम करना कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स. कैसे क्रिएट करते हैं? ऑलरेडी यू हैव डन. डेटा फ्रेम का नाम जो दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, अगर DF1 दिया रहेगा तो DF1, अगर स्टूडेंट दिया रहेगा तो स्टूडेंट, जो भी ऊपर दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ABC दिया रहेगा तो ABC, तुमको डेटा फ्रेम का नाम क्वेश्चन पेपर से देखना है. इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम, इसका D और F कैपिटल, ब्रैकेट में यहाँ पे या तो तुम लिस्ट यूज करके या एरे, कोई भी 2D डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद कॉलम्स में कॉलम सीक्वेंस, कॉलम का नाम क्या डालना है, इंडेक्स में इंडेक्स सीक्वेंस, रो का नाम क्या डालना है. ठीक है. तो ये ध्यान से देख लो उसका पूरा सिंटैक्स. सिंटैक्स में कहीं पे भी डैश डाल के पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा. तो पहला तुम्हारा डेटा फ्रेम का नाम है, इक्वल्स टू pandas
अगर एलियास नेम दे रहे हो तो यहाँ पे एलियास नेम यूज कर सकते हो। जैसे तुमने इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा था तो यहाँ पे पांडास की जगह पे हम पीडी डाल सकते हैं। डॉट डेटा फ्रेम कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी 2D डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा, नेस्टेड लिस्ट या डिक्शनरी, कोई भी, ज़्यादातर हम डिक्शनरी यूज करेंगे। 2D डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद कॉलम के जो हेडिंग डालने हैं सीक्वेंस में, पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस में, फिर इंडेक्स का जो हेडिंग डालना है। Next, we can create data frame in many ways such as two-dimensional dictionaries, two-dimensional ND arrays, NumPy, series type objects, another data frame object, text CSV files. पांचों तरीके को याद अच्छे से लिख लो कि डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के 5 जो डिफरेंट टाइप्स है, मेथड्स है, वेज है। ठीक है, तो ये पांचों वेज को तुम लिख लोगे कॉपी में। 2 डायमेंशनल डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं, अगर स्टूडेंट का डेटा है तो हम डी डिक्शनरी में रोल नंबर और उसका पूरा डाटा को हम लिस्ट में डाल सकते हैं, कॉमा, तो एक डिक्शनरी रहेगा। और यहाँ पे जस्ट ऊपर हमने जहाँ पे 2 डायमेंशनल 2D डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे डिक्शनरी का नाम आ जाएगा। अगर नमपाई से कर रहे हो, एनडीआरए से कर रहे हो तो एनडीआरए को क्रिएट कर लोगे, उसको डाल दोगे। सीरीज से कर रहे हो तो ऊपर सीरीज ले लोगे, रोल नंबर का सीरीज, नेम का सीरीज, और उससे बनाओगे। एक डेटा फ्रेम से दूसरे डेटा फ्रेम को बना सकते हो। क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कैन यू मेक अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ गिवन डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसी से हम दूसरा डेटा फ्रेम क्या हम बना सकते हैं, लिखोगे यस, ट्रू। फिर टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल, रीड सीएसवी टू सीएसवी, जो 2 कमांड्स है उसको लिख के रख लो, क्योंकि वो आएगा ही। इस बार भी पेपर में आया है रीड सीएसवी, तो वो आएगा ही। दोनों पूछेंगे डेटा फ्रेम से सीएसवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सीएसवी लिखेंगे, और सीएसवी से डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम रीड सीएसवी लिखेंगे। तो पांचों मेथड को लिख लोगे। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, ये डेटा फ्रेम को अगर अच्छे से कर लोगे तो 15 मार्क्स एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से लिख के समझ के कर लो, 15 मार्क्स एकदम पक्का कर लो, तो फिर उतना टेंशन नहीं रहेगा। चलो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी नेम, ये देखो एक लिस्ट बना हुआ है और यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम में एक लिस्ट डाल दिया है। अब ये लिस्ट 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में हम कुछ भी 1 कॉलम वाला भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर पूछेगा कि क्या हम डेटा फ्रेम से खाली एक 1D डाटा डाल सकते, हाँ डाल सकते हैं, 1D डाटा भी डाल सकते हैं। इसमें एक कॉलम भी, जैसे सीरीज की जैसे दिख रहा है आउटपुट, तो डेटा फ्रेम में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितने भी डेटा डाल सकते हैं। जो बड़ा कंटेनर है उसमें छोटे वैल्यूज तो रह ही सकते हैं ना, तो सीरीज वाला फॉर्मेट भी इससे हम बना सकते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट से बनाया है। सेकंड क्या है, हमने एक एरे बनाया और उस एरे को उठा के डाल दिया, ये भी 1D है। तो एरे को हमने एक लिस्ट से बनाया, ये तुम लोगों ने पिछले साल किया ही था। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, डेटा डाल दिए स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद a इक्वल्स टू np डॉट एरे करके एरे में डाल दिया डेटा को, और डेटा फ्रेम में तुमने ये एरे को उठा के डाल दिया। तो एरे और डेटा फ्रेम दोनों दिखा रहा है। एरे को कैसे दिखाएगा, अगर एरे का आउटपुट क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये ऊपर वाला जो लिखा है इतना लिखोगे, क्योंकि आउटपुट में भी आएगा। जो केस स्टडी है उसमें बहुत सारे आउटपुट्स हैं, तो केस स्टडी में आउटपुट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगर एरे का आउटपुट पूछेगा तो ऐसे लिखोगे, उसी चीज को अगर डेटा फ्रेम का आउटपुट या सीरीज का आउटपुट पूछेगा तो फिर उसको वर्टिकल में लिखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम, एक दूसरे डेटा फ्रेम से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं। तो पहले हमने नॉर्मल जैसे डीएफ बनाया था, अब एक दूसरे df2 को बनाने के लिए इक्वल्स टू df कर देंगे, तो df का कंटेंट पूरा उठ के df2 में आ जाएगा। तो इसमें अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि df इज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्रिएट अ सेकेंड डेटा फ्रेम df2 फ्रॉम df, तो कौन सा लाइन लिखोगे, df2 इक्वल्स टू df, बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। df2 इक्वल्स टू df साइड में लिख लो, टू क्रिएट डेटा फ्रेम df2 फ्रॉम df, बस। ठीक है बहुत इजी, लेकिन याद रखना है तुमको, df2 को df से एक डेटा फ्रेम से हम दूसरा डेटा फ्रेम बना रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं बाद में दिखा देती हूँ।
नेक्स्ट क्या है, 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज। अभी तक 1 डायमेंशनल किए, अब हम लोग 2 डायमेंशनल। एग्जाम में ज्यादातर 2 डायमेंशनल आएगा, तुम लोग को टेबल दिया रहेगा, उससे बनाना रहेगा। We can create data frame from 2-dimensional dictionaries, creating data frame from list of dictionaries, creating data frame from dictionary of series। तो हम डिक्शनरी एक लिस्ट से बना के उसको डेटा फ्रेम में डालेंगे, दूसरा हम सीरीज से डिक्शनरी बना के उसको हम डेटा फ्रेम में डालेंगे। तो पहला वाला क्या है, यहाँ पे एक D1 डिक्शनरी 1 बनाया है और एक D2 डिक्शनरी 2 बनाया है। डिक्शनरी 1 में एक बच्चे का पूरा डेटा डाल दिया है, डिक्शनरी 2 में हमने दूसरे बच्चे का पूरा डेटा डाल दिया है। दोनों को मिला के हमने एक लिस्ट बना लिया है। यहाँ पे D1 और D2 मिला के हमने एक डेटा का लिस्ट बना लिया है और उसको हमने डेटा फ्रेम में डाल दिया। तो ये एक मेथड हो गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी बना के फिर उसको लिस्ट में डाल के। देखो ये जो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें ज्यादातर अभी जो मिस्टेक हो रहा था उसी में हो रहा था। अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, उस लिस्ट में खाली वैल्यूज है। लिस्ट ऑफ सीरीज मतलब उस लिस्ट में क्या है, सीरीज है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो ये वाला क्वेश्चन है, तो इस लिस्ट में क्या है, डिक्शनरीज है सारे। ठीक है, इसको याद दिलाना, लास्ट में प्रैक्टिकल करके दिखा दे रही हूँ, आउटपुट करके दिखा दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। सारे सीरीज बना के उसको डिक्शनरी में डाल के। तो यहाँ पे मैंने सीरीज कैसे बनाया, 2 लिस्ट ले लिया, नेम और एज, उससे मैंने pd.series करके दोनों सीरीज बना दिया। उसके बाद मैंने एक डिक्शनरी बनाया डेटा नाम से, जिसमें मैंने वो सीरीज पूरा डाल दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट से उठा के तुम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते थे नेम के जगह पे सीधे नामों को। तो यहाँ पे फिर हमने डिक्शनरी बनाने के बाद फिर हमने डेटा फ्रेम बनाया। तो ये अलग अलग मेथड्स ये हम लोगों ने शुरू में किया, ये सारे मेथड्स किए थे। अभी बहुत टाइम हो गया इसलिए याद नहीं आ रहा होगा, और एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका। नेक्स्ट, तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज के बाद यहाँ पे सीधे CSV files and text files. We can create data frame from text/CSV files by using read_CSV function. अब यहाँ पे CSV फाइल क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसके फायदे क्या है, ये कहीं पे भी तुम एक्सेल में नोटपैड में इसको ओपन करके देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। डेटाज नॉर्मली इंटरनेट से, जो भी हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इंटरनेट से, जैसे अभी सपोज कोरोना के पेशेंट्स का पूरा डेटा लेना है हमको, और वो डेटा को उससे ग्राफ प्लॉट कराना है कि कितने रिकवरी रेट है, जो भी है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे डेटा को, CSV फाइल फॉर्म में होगा, उसको वहां से हम रीड CSV करेंगे तो डेटा फ्रेम में आ जाएगा। फिर डेटा फ्रेम में हमारे पास मैक्स, मिन, सम, काउंट सारे फंक्शंस है ही, फंक्शन यूज करके हम एनालिसिस करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम का नाम जो भी नाम रहेगा pandas.readcsv, और यहाँ पे पूरा पाथ जहाँ पे तुम्हारा फाइल है, CSV फाइल है, उसका पूरा पाथ देंगे। सेपरेटर्स हम लोग बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटर यूज कर रहे हैं, कॉमा यहाँ पे लिखा ही है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और तुम दूसरे सेपरेटर्स लगा के तुम उसमें डाल सकते हो। जब हम डालेंगे, तुम कॉमा से अगर नहीं सेपरेट करना चाह रहे हो, दूसरे सेपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग कॉमा सेपरेटर ही यूज करेंगे। डिलिमिटर्स, नन, हेडर, इसको उतना यूज करते नहीं है हम लोग, फिर भी तुमको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स और कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, इंडेक्स कॉलम नन, यूज कॉलम्स नन, हम खाली फाइल नेम डाल देते हैं, पाथ डाल देते हैं, बस। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट रहता है तो इसको उतना हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट pandas as pd, डेटा इक्वल्स टू pd.read_csv, और पूरा फाइल तुम्हारा कहाँ पे है उसका मैंने पाथ डाल दिया। तुमने सपोज फाइल को डाउनलोड करके डेस्कटॉप में रखा है, तो तुम्हारा जो डेस्कटॉप का जो पाथ है उसको उठा लोगे और उसके आगे फाइल का नाम .csv करके डाल दोगे। प्रिंट डेटा करोगे तो ये देखो डेटा आ गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेसिंग वैल्यूज इन डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के एक एक वैल्यू को मेरे को एक्सेस करना है। यहाँ पे शुरू होगा तुम्हारा LOC और ILOC।
LOC और ILOC में हमने क्या डिफरेंस देखा था? LOC जो होता है पूरे के पूरा रो या कॉलम को उठाता है, और ILOC क्या करता है, अगर मेरे को एक सिंगल वैल्यू को उठाना है तो मैं स्लाइसिंग यूज करके ILOC को उठा सकती हूँ। तो LOC में हमको कॉलम नेम, रो नेम मीन्स इंडेक्स और कॉलम नेम, तो खाली पूरा कॉलम का नाम या रो का नाम, रो का इंडेक्स डाल सकते हैं LOC में। ILOC में हम क्या डालते हैं, जो हम स्लाइसिंग कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ कॉलम रो नंबर, यहाँ से यहाँ तक कॉलम नंबर, यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें क्या है, एक सबसेट आ सकता है, वो पूरे रो को पूरे कॉलम को नहीं उठाएगा। सबसेट में क्या करेगा, सिंगल वैल्यू को उठा, तो पोजीशन उसमें यूज करते हैं, इसमें लेबल यूज करते हैं। तो याद रखना कि LOC जहां लगाना है क्वेश्चन पेपर में आएगा ही डैश करके। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि LOC लिखूं कि ILOC। अगर तुमको उसमें कॉलम दिख रहा है, कॉलम नेम दिख रहा है, या इंडेक्स पूरा उठा के पूरा रो दिखाना है, पूरे कॉलम को दिखाना है, तो LOC लिखोगे। और अगर लिखा रहेगा, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि तुम ILOC से भी दिखा सकते हो पूरे कॉलम को। तुम पूरे को ले लोगे, अगर कोलन कोलन डाल दोगे तो पूरा आ जाएगा इसमें ILOC में। लेकिन पहले अगर कॉलम नेम वाला क्वेश्चन है, पहले LOC लिखना, उसके बाद नीचे और करके ILOC लिख के उसका मेथड लिख देना कि पूरा कोलन कोलन लिख देंगे अगर रोज का, तो पूरे कॉलम के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेसिंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, और एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में एक D1 डिक्शनरी, D2 डिक्शनरी डेटा, और इसको हमने इंडेक्स डाल दिया है और डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट कर लिया है। तो डेटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ है उसमें 2 रोज है, और P और Q तुम्हारा क्या है, इंडेक्स का नाम है। कॉलम का नाम क्या है, नेम, एज और मार्क्स है। 3 कॉलम है, कॉलम का नाम दिया हुआ है। अब एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, एक वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, DF नाम और Q दोनों लिख दिया। तो नेम और Q मतलब नेम ऊपर से ले रहा है और Q का वैल्यू, तो इसमें खाली SAM साम आएगा। ठीक है, सैम या साम जो भी है, सैम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सेसिंग अ रो एंड ऑल द कॉलम्स, सारे कॉलम्स को उठाना है। तो रो का मैंने यहाँ पे LOC करके डाल दिया P, सारे कॉलम्स के लिए मैंने यहाँ पे कोलन डाल दिया। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको कोलन डाल दिया, मतलब तुमको ये दिख रहा है कि मैं LOC से भी यहाँ पे मैं डाल सकती थी कि मेरे को खाली सारे ऑल कॉलम्स का नहीं लेना है, पर्टिकुलर इस कॉलम का लेना है, तो यहाँ पे मैं स्लाइसिंग इसमें भी डाल सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें क्या आएगा, P पूरा आएगा। तो P का क्या वैल्यू था, P पहला वाला है तो पहले वाले का पूरा वैल्यू आ जाएगा। रवि 25 और 99 पूरा वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, एक्सेसिंग मल्टीपल रोज एंड 1 कॉलम, सारे रोज और कॉलम खाली नेम। देखो इसमें भी देखो LOC में, इसमें भी देखो स्लाइसिंग यूज किया है, कोलन डाल दिया है। तो इसमें P से लेके Q तक और नेम, खाली नेम वाला कॉलम आ रहा है, तो इसमें P और Q दोनों दे दिया है, तो रवि और श्याम दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। तो जब सभी दिखाने होंगे तो मैंने यहाँ P:Q शुरू से लेके लास्ट तक, LOC में जो हम लोग ILOC में पोजीशनल, इसमें खाली लेबल यूज करते हैं। ये देखो नेम कोलन मार्क्स लेबल यूज करते हैं, और उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू, उसमें 0 1 2, पहले कॉलम के लिए 0, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2। तो जब ILOC यूज करोगे तो उसमें क्या यूज करोगे, उसमें पोजीशन यूज करोगे, 0 1 2 न्यूमेरिक वैल्यू यूज करोगे। और जो LOC यूज करोगे उसमें क्या यूज करोगे, कॉलम नेम और इंडेक्स नेम, जो वैल्यू है नेम है वो यूज करोगे। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, नैन वेरिएबल इन पाइथन। अब अगर क्वेश्चन पेपर में पूछेगा व्हाट इज नैन,
NaN stands for not a number. Not a number होता है NaN. Is a numeric data type used to represent any value that is undefined or unpresentable. For example, 0/0 is undefined as a real number and is therefore represented by NaN. ठीक है, तो NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, खाली जगह जो रहता है वहां पे वो NaN डालता है. इटरेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, डिलीटेड में आ गया है इटरेशन, तो मैं उसको स्किप कर जा रही हूँ. ये आएगा एग्जाम में, एडिशन, सिलेक्शन, डिलीशन एंड रीनेमिंग, ये है सिलेबस में. तो इसमें एडिशन करना है, जैसे कॉलम सिलेक्शन, कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सीधे हमने डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम दे दिया, तो वो कॉलम सिलेक्ट होके आ गया. प्रिंट DF, खाली मेरे को एज दिखाना था, मैंने खाली एज लिखा, तो यहाँ पे एज डिस्प्ले होके आ गया. तो डायरेक्टली अगर किसी कॉलम को मेरे को डिस्प्ले कराना है डायरेक्ट में डेटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में, तो कितने तरीके से तुम एक कॉलम को दिखा सकते हो. तुम सीधे DF एज करके दिखा सकते हो, तुमने पिछला भी किया LOC करके दिखा सकते हो, तुम ILOC करके दिखा सकते हो. ठीक है, तो 3 मेथड तुमने सीखा है कि एक कॉलम खाली एज को डिस्प्ले कराने के लिए तुम एग्जाम में अगर कुछ नहीं मेंशन है, तीनों मेथड लिख के आ जाओ. DF एज लिख के आ जाओ, उसके बाद DF LOC का पूरा सिंटैक्स लिख के कि कैसे दिखाएगा वो. ठीक है, इसमें तो पूरा दिखा रहा है, रोज तो पूरे दिखा रहा है, तो रोज में अगर LOC लिखते यहाँ पे DF.LOC लिखते तो रोज में कोलन डाल देते, कोलन मतलब सारे के सारे, कॉमा करके एज लिख देते तो खाली एज दिखा देता वो. तो LOC से भी दिखा सकते थे इसको, ILOC से भी दिखा सकते थे. 3 मेथड है इसको दिखाने के लिए. उसको अभी प्रैक्टिकली ये सब लिखते जाओ, प्रैक्टिकली एक बार अभी करके हम लोग देख लेंगे. नेक्स्ट, कॉलम एडिशन. अब कॉलम एडिशन, एक नया कॉलम, ये क्वेश्चन पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा ही, एक नए कॉलम को ऐड करना. ये तुम्हारा डेटा फ्रेम है, नेम और एज, और एक मार्क्स कॉलम तुमको ऐड करने के लिए बोला, कोई भी एक कॉलम ऐड करने के लिए बोला जाएगा. कैसे ऐड करते हैं, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उस नए कॉलम का नाम लिखते हैं, ज़्यादातर कॉलम का नाम स्ट्रिंग होता है तो कोट्स में लिखते हैं, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यूज को डाल देते हैं. अगर उस टेबल में 3 रोज है, तीनों में वैल्यूज डालने हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में 3 वैल्यूज को डाल देते हैं. ठीक है, ये जो आएगा डेटा फ्रेम, ये कॉलम ऐड करना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तुम लोग लिखते जाओ. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है IP, इसमें लिखते जाओ कि क्या क्या तुम्हारा आएगा ही, ताकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके डेटा फ्रेम का क्या क्या आएगा, कॉलम एडिशन आएगा, कॉलम को ऐड करना, कॉलम एडिशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कैसे करना है उसको भी अगर है ब्रैकेट में लिख लो कि DF, ज़्यादातर तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसमें जो भी दिया रहेगा तुम्हारा, स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू कॉलम का नेम, जो भी न्यू कॉलम का नेम रहेगा वो डाल दोगे. यहाँ पे मैं न्यू कॉलम नेम न्यू कॉल कर दे रही हूँ, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके इक्वल्स टू में स्क्वायर ब्रैकेट में उसके डेटास. अब अगर उस टेबल में 3 रो है तो फिर तुमको 3 डेटा डाल देना है. ठीक है, सपोज D1, D2, D3, जो भी डेटा रहेगा उसी के हिसाब से डेटा डालना है. अगर न्यूमेरिक डेटा है, सपोज तुमको बोला गया कि एज को ऐड करो, मार्क्स को ऐड करो, तो तुम समझ के मार्क्स को ऐड करोगे, ये नहीं कि मैडम ने D1, D2, D3 लिख दिया था तो वही लिख दोगे. ठीक है, तुमको समझ के वहां पे लिखना है. अगर बोलेगा कि रिमार्क्स को ऐड करो, तो रिमार्क्स मतलब तुम कोई रिमार्क, किसी बच्चे को रिमार्क दे रहे हो, आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड. ठीक है, वो रिमार्क्स को लिखोगे तुम उसमें. तो जो बोला जाएगा ऐड करने के लिए, उसी से रिलेटेड डेटास को तुम उसमें डालते जाओगे. चलो नेक्स्ट क्या है,
कॉलम एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तो कॉलम को ऐड करने के लिए सेम, ये तो पता है तुमको, ये ऑलरेडी कर ही चुके हो। डेटा फ्रेम बनाने का वही पुराना तरीका है, खाली यहाँ पे डीएफ मार्क्स को लास्ट में इन्होंने ऐड कर दिया है। इसके बाद कॉलम डिलीशन। अब कॉलम डिलीशन के लिए हमने यहाँ पे df.pop यूज किया है। पॉप यूज करके इस सबको ना एक पेज पे सारे को लिख लो कि कॉलम डिलीट करने को आएगा। तो कैसे लिखोगे, df.pop और ब्रैकेट में कॉलम का नाम। कॉलम एडिशन हो गया। अब इसमें कॉलम डिलीशन लिख लेते हैं कि कॉलम डिलीशन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेज में रहेगा तो तुम लोग को लास्ट में रिवीजन करने में इजी होगा। क्या लिखोगे, df.pop और ब्रैकेट में तुम्हारा जो भी कॉलम नेम दिया हुआ है, कॉलम नेम, बस हो जाएगा, पॉप डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिलीशन के बाद रीनेम, ये भी आता है, देखे हो इस बार रीनेम वाला तो आएगा ही। रीनेम में क्या है, कॉलम का जो पुराना नेम है उसमें नया नेम डालना है। तो जिसको भी कॉलम का अगर डालना है तो कॉलम्स लिख के उसके बाद हम नेम कोलन, जो पुराना नेम है उसको पहले लिखेंगे, फिर कोलन करके जो नया नेम है उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको df.rename ब्रैकेट में कॉलम्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस में तुम पुराना जो भी नेम, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में नेम को न्यू नेम करना था तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, कोलन करके न्यू नेम लिखा। ठीक है। इन प्लेस ट्रू है, इसमें उसी प्लेस पे करना है। ठीक है। तो इसको भी लिख लो, रीनेम भी आएगा ही df.rename को, तो इसको भी उसको उठा के वहां पे लिख लो। जो जो आएगा सब लिखते जाओ यहाँ पे। अभी मैं इसी में डाल दे रही हूँ कॉमा करके, रीनेम करके, बाद में उसको अरेंज करके कर लेंगे। तो रीनेम करने के लिए हमने क्या किया, रीनेम करने के लिए हमने df.rename स्मॉल लेटर में नया नाम देना है। किसको देना है, कॉलम्स में अभी बोला गया है। तो कॉलम्स में हमने किसको, इक्वल्स टू कॉलम्स के कर्ली ब्रेस में हमको जो भी पुराना नेम है, पुराना नेम ओल्ड नेम कर दो इसको, ओल्ड कॉलम नेम, ओल्ड नेम जो दिया हुआ रहेगा, कोट्स में रहेगा ये, सिंगल कोट्स में, कोलन न्यू नेम, न्यू नेम। ठीक है। बस कर्ली ब्रेस क्लोज करके इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हो गया तुम्हारा कॉलम का नेम चेंज करना। तो ये भी पता ही है, आएगा ही। ये सारा डेटा फ्रेम के सारे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसको एक पेज में खाली लिख लो, रीनेम आएगा, एडिशन ऑफ न्यू कॉलम आएगा। अब रो सिलेक्शन, एक रो को सिलेक्ट करने के लिए हम LOC से सिलेक्ट कर सकते हैं या ILOC से। तो ज्यादातर यहाँ पे नाम दे रहे हो, रो का नाम दे रहे हो, तो इसलिए LOC लिखोगे। क्वेश्चन पेपर में देखोगे तुम कि रो लेबल से सिलेक्ट करना है तो LOC लिखोगे। ठीक है। देखो, रो सिलेक्शन बाय लेबल, तो ये नीचे वाला LOC लिखोगे। जहां पे भी ये लेबल, हाँ अगर बोलेगा रो सिलेक्शन बाय पोजीशन, न्यूमेरिक वैल्यू से तुमको रो सिलेक्ट करना है पोजीशन से, तो फिर ILOC लिखोगे। और नाम से, लेबल से सिलेक्ट करना है तो LOC लिखोगे। तो LOC और ILOC का तो आएगा ही, 2 क्वेश्चन आएंगे ही उसमें। लेबल से ही ज्यादातर, एक इस बार जो आया था लेबल से आया था, तो लेबल वाले में LOC लिखोगे। इसको भी इम्पोर्टेंट में डालते जाओ। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके ना तुमको रिवीजन भी करवाना पड़ेगा जब, तब प्रैक्टिकल LOC और ILOC का। LOC में क्या होता है, LOC में हम लोग लेबल से एक्सेस करते हैं, LOC में लेबल से एक्सेस करेंगे या फिर नेम से एक्सेस करेंगे, कॉलम लेबल से। और ILOC में हम लोग पोजीशन से। मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिया है, जो जो आएगा मैं शेयर कर दे रही हूँ तुम लोग के साथ। इसको अच्छे से अरेंज करके कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही, तो उसको फिर तुम लोग भी। हाँ CSV टू डेटा फ्रेम थोड़ा सा समझा दीजिए ना एक बार।
उसमें कुछ भी नहीं है, खाली डेटा फ्रेम का नाम जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और ब्रैकेट में उस फाइल का नाम डबल कोट्स में, बस। मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे होगा भी, एक बार सीरियली समझा दो, नीचे है उसका, ठीक है। चलो रो एडिशन में क्या करना है, नया रो डालना है तुमको। तो नए रो को डालने के लिए हम df डॉट अपेंड यूज करके डाल सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है एडिशन। तो ऐड करने के लिए हम सीधे यहाँ पे df डॉट अपेंड कर दोगे, न्यू जो भी तुम्हारा न्यू वाला है उसको अपेंड कर दोगे, तो उससे भी अपेंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिलीशन के लिए ड्रॉप यूज करते हैं। रो उसमें हमने पॉप यूज किया था, और इसमें रो के लिए यहाँ पे ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐड एडिशन एंड डिलीशन जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, अपेंड से हम ऐड करते थे, तो वहां पे अपेंड से हमने ऐड किया, यहाँ पे ड्रॉप से रो डिलीशन हो जाएगा। रो का रीनेम करने के लिए सेम मेथड है जैसे कॉलम का करते थे, खाली डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम्स लिख के इक्वल्स टू लिख के कर्ली ब्रेस में ओल्ड कोलन न्यू लिखे थे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। जब रो पूछा जाएगा तब कॉलम की जगह पे क्या लिखोगे, इंडेक्स लिखोगे। बाकी वही सेम, df डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर पुराना जो भी 0 था उसको a डालना है, तो पुराना पहले लिखोगे, कोलन जो नया डालने के लिए बोला गया है वो लिखोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखो ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है, ठीक है। हेड टेल भी आता है, हेड से बाय डिफॉल्ट 5 दिखाता है और टेल से नीचे के 5 दिखाते हैं। अगर तुमको बोला गया है कि 2 दिखाना है तो ब्रैकेट में 2 लिखोगे। तो ये हेड df डॉट हेड, अगर 2 रोज बोलेंगे 2 दिखाओगे, 2 लिखोगे आर्ग्यूमेंट में, और नहीं तो कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 है। तो ये वाला तो फुल नंबर मिलना चाहिए, तो तुम लोग को अच्छे से आता ही है। बाय डिफॉल्ट में 5 होता है, ब्रैकेट में कुछ नहीं डालोगे तो 5 दिखाएगा। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स इन डेटा फ्रेम। अब हम लोग लेबल्स डाल के हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपना इंडेक्स डाल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जब अपना इंडेक्स तुम डाल रहे हो, जैसे सेट इंडेक्स करके तुम अपना इंडेक्स डाल सकते हो। हम तो जब क्रिएट करते हैं उस समय तो डालते ही हैं इंडेक्स करके, लेकिन सपोज मैंने क्रिएट कर लिया है, अब फिर से मेरे को उसका इंडेक्स डालना है, तो मैंने वो जो क्रिएट किया हुआ है उसी का इंडेक्स मेरे को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स करके नेम कर दिया। अब क्या होगा, जो मेरा नेम डला हुआ था उसको वो अब इंडेक्स बना देगा, सामने ले आएगा और इंडेक्स बना देगा, ठीक है। तो ये सेट इंडेक्स से हम नया इंडेक्स बना सकते हैं। अब बुलियन इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम्स। बुलियन इंडेक्सिंग मीन्स उसका ट्रू फॉल्स करके हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है बुलियन इंडेक्सिंग। ये तो सैम्पल पेपर में नहीं था इसलिए उतना हमने डेप्थ में, तो यहाँ पे हम अगर ट्रू फॉल्स ट्रू करके इंडेक्सिंग कर रहे हैं, बाय रियल लाइफ में तो ऐसा कभी होता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको नहीं उतने डेप्थ में नहीं किया था। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग मर्जिंग कॉन्कैटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम। 2 डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना, मर्ज करना, तो यहाँ पे हम मर्ज मेथड यूज करेंगे। तो ये वाला भी मेरे को लगता है अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मर्ज का कोई क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं करना है, pd डॉट मर्ज करोगे, ब्रैकेट में डेटा फ्रेम 1 कॉमा डेटा फ्रेम 2, 2 डेटा फ्रेम को मर्ज करना है। अगर साइड बाय साइड करना है तो यहाँ पे हाउ इक्वल्स टू लेफ्ट करोगे, मीन्स लेफ्ट के तरफ आ जाएगा वो, ठीक है। तो मर्ज तो आया नहीं था, जो जो नहीं आया है बोर्ड पेपर अभी सैम्पल पेपर में उसको उतना डेप्थ में हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो जो आया है कॉन्कैट से भी जोड़ सकते हो, कॉन्कैट करके df1 कॉमा df2 करके 2 डेटा फ्रेम को तुम जोड़ सकते हो। अब ये तो आएगा ही रीड CSV, इसको अच्छे से समझ लो। इसमें क्या बोला है कि डेटा फ्रेम एक CSV फाइल से इंपोर्ट करके एक डेटा फ्रेम बनाना। तो इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में CSV टू डेटा फ्रेम या फिर इंपोर्ट डाटा फ्रॉम CSV फाइल टू डेटा फ्रेम, कुछ भी इंपोर्टिंग करके लिखा रहेगा। तो इसमें कैसे लिखना है, इंपोर्ट pandas pd डेटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, ब्रैकेट में उस फाइल का नाम, अगर उसका पाथ दिया है क्वेश्चन पेपर में तो पाथ, ठीक है। तो ये रीड CSV तो फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड आंसर इसमें आएगा ही। अगर जस्ट उल्टा बोलेगा कि CSV में डालना है, मतलब डेटा फ्रेम 2 CSV रहेगा, तो आंसर क्या लिखोगे, 2 CSV, ठीक है।
तो ध्यान से यार पढ़ना, जब है CSV से पढ़ के डेटा फ्रेम में डालना तो रीड होगा, जब उसमें डालना है तो 2 CSV लिखोगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV। देखो वही 2 CSV डालने के समय नीचे देखो 2 CSV लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, खाली 2 CSV से ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने लिखे हैं, रीड CSV आएगा, क्या क्या आएगा जल्दी जल्दी एक बार फटाफट गिना दो तो डेटा फ्रेम के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मैं यहाँ पे अभी लिख दे रही हूँ, डेटा फ्रेम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। चलो बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताओगे, फटाफट, टाइम हो गया है, जल्दी माइक ऑन करो, फटाफट बताओ। मैं लिख नहीं रही हूँ, जल्दी बताओ। मैम डेटा फ्रेम डिक्शनरीज। पहला क्या क्वेश्चन आएगा, क्रिएट करने को आएगा। यस मैम। हाँ, क्रिएट यूजिंग डिक्शनरी हो, यूजिंग सीरीज हो, तो ये क्रिएट मेथड आएगा, क्रिएट अ डेटा फ्रेम। क्रिएट डेटा फ्रेम तो आएगा ही, 3 मार्क्स का भी था, उधर 2 मार्क्स का भी था। तो क्रिएट अ डेटा फ्रेम तुमने लिख लिया। किससे क्रिएट करना सीख रहे हो, डिक्शनरी से क्रिएट करना सीखे हो, सीरीज से क्रिएट करना सीखे हो, लिस्ट से सीखे हो। तो ये सारे जितने हैं ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, एनडी एरेस से सीखे हो। ठीक है, एनडी एरेस से सीखे हो, तो ये पूरे को कर लोगे। और क्या आएगा बोलो, डेटा हेड टेल आएगा। ये फंक्शन से तो मैं स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ। हाँ, हेड टेल आएगा। और मैम 2 CSV। रीड CSV 2 CSV आएगा। हाँ, और मैम फंक्शंस। कौन सा रीनेम वगैरह आएगा। हाँ, रीनेम आएगा। और क्या आएगा, मैम एडिशन इटर रोज इटर आइटम्स। नहीं वो नहीं आएगा। कॉलम ऐड करनी है। हाँ, कॉलम ऐड करने आएगा, ऐड न्यू कॉलम आएगा। और ऐड न्यू रो आएगा, ऐड न्यू रो। पहले पेपर में, अभी वाले पेपर में, सैम्पल पेपर में जो बोर्ड का आया उसको बोल दो, फिर डिलीट वाले को हम लिखेंगे, क्योंकि उसमें डिलीट वाला नहीं आया था ना। ठीक है, उसमें ऐड वाला आया था, डिलीट वाले को पीछे नीचे लिख रहे हैं। जो जो आ सकता है उसको यहाँ लिख दो। क्या क्या आ सकता है, पॉप मेथड से डिलीट करना आ सकता है, डिलीट एग्जिस्टिंग कॉलम, डिलीट अ कॉलम आ सकता है, इसको पॉप करके जो किए थे, या फिर डिलीट अ रो आ सकता है। ठीक है, और इसमें क्या छूट जा रहा है, कॉलम एडिशन, कॉलम डिलीशन, रीनेमिंग आएगा तुम्हारा। उसके बाद हेड टेल आएगा, आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक डेटा फ्रेम दिया रहेगा जो केस स्टडी है, केस स्टडी में आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे आउटपुट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, और क्या आएगा, मैम रो सिलेक्शन। हाँ, LOC ILOC के क्वेश्चंस आएंगे, LOC के क्वेश्चंस आएंगे ही, ये सारे आएंगे ही ILOC के। ठीक है, रो सिलेक्शन, कॉलम सिलेक्शन। अगर लेबल से आएगा, LOC में ब्रैकेट में लिख लो सिलेक्ट बाय लेबल, और इसमें सिलेक्ट बाय पोजीशन, ये तो पता है, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो आएंगे ही क्वेश्चंस, ये वाले जितने हैं तुम्हारे, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा आएगा ही। ठीक है, बाकी हम लोगों ने सीरीज के क्या आएंगे, पाइपलॉट के क्या आएंगे, ये ऑलरेडी कर लिए हैं। और MySQL के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, नेटवर्किंग के, इसको और एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 में क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 में क्या क्वेश्चन आएगा, इसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको, आज तो डेटा फ्रेम कंप्लीट हो गया, क्या क्या आने वाला है, तो एक दिन डेटा फ्रेम का टेस्ट लेके 100% उसको कर लेंगे कि फुल मार्क्स उसमें आ जाए। ठीक है, चलो आज का क्लास हो गया है। सो और कोई डाउट है किसी को?